नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो ममता बनर्जी सरकार है वो संघ से इतना डरी हुई क्यों है कि वो दिन प्रतिदिन जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या तक करवा रही है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारी पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में अराजकता अपने चरम पर है। एक समय में ममता बनर्जी को सबसे ईमानदार नेता के रूप में देखा जाता था। ममता बनर्जी ने बंगाल को लंबे समय तक लेफ्ट के चंगुल में फंसे रहने के बाद आज़ाद करवाया और वहां लोकतंत्र स्थापित किया। लेकिन अगर आज देखें तो ममता बानों में और लेफ्ट में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। जो हाल वहां लेफ्टिस्ट ने किया था, आज उससे ज़्यादा बुरा हाल ममता बनर्जी के राज में बंगाल का है। बंगाल में आए दिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और ऐसा राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ आरएसएस से जुड़े लोगों की हत्या हुई है, तो आपको बता दूं ये सभी इंटेलेक्चुअल थे। 10 अक्टूबर 2019 को मुर्शिदाबाद जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्कूल शिक्षक की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, उसके 8 साल के बच्चे और उसकी गर्भवती बीवी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। नवंबर 2020 में आरएसएस और बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में कर दी गई। और इससे पहले 4 अक्टूबर को मनीष शुक्ला नाम के एक आरएसएस कर्ता को बीजेपी दफ्तर के बाहर खुलेआम गोली मार दी गई। और इतना ही नहीं, बीजेपी के एक एमएलए को मारकर लटका भी दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां पर आरएसएस कार्यकर्ताओं की बंगाल में राजनीतिक कारणों से हत्याएं की जा रही हैं। कार्यकर्ताओं की तो छोड़े, यहाँ पर जो बीजेपी के केंद्रीय स्तर के मंत्री हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। अभी बंगाल में बीजेपी के यूथ लीडर तेजस्वी सूर्या की रैली में बम फेंके गए और अभी परसों ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली में पत्थर बरसाए गए, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में शासन व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जब इसकी शिकायत पुलिस में लिखवाने जाते हैं तो पुलिस शिकायत नहीं लिखती, और अगर लिखती भी है तो उल्टा जो बीजेपी के नेता हैं उन पर ही आरोप लगा दिए जाते हैं। अभी हाल ही में 9 दिसंबर को सिलीगुड़ी में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता को उल्टा पकड़ लिया। और जब पुलिस जांच करती है तो कहती है कि यह आपसी रंजिश में हुआ है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक बंगाल में इतनी अराजकता का और ममता बनर्जी के डरने का कारण क्या है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। अब बात करते हैं यहाँ अब 10 साल पहले की। तो ज्योति बसु ने बंगाल पर करीबन 17 साल राज किया था और उसे एक मास मर्डर भी बोला जाता है। लेफ्ट के चुंगल के बाद टीएमसी का बंगाल में एक तरफा शासन था। वहाँ ना तो कांग्रेस अच्छी तरह से जम पाई और ना ही बीजेपी, और जो लेफ्ट थी वहाँ पर जो मजबूत स्थिति में थी वो खत्म हो गई। पिछले चुनाव की बात करें तो बंगाल में करीबन 294 सीटें हैं, जिनमें से 211 टीएमसी, कांग्रेस को 44, लेफ्ट को 26 और बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थीं। दूसरी तरफ 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने एक तरफा सारी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया। अगर बात करें 2014 की तो बीजेपी को सिर्फ मात्र 2 सीटें ही मिल पाई थीं, लेकिन वहीं अब बीजेपी ने 2019 में लोकसभा में 18 सीटें जीती हैं और टीएमसी ने 22। तो आप समझ सकते हैं मात्र 4 सीटों का अंतर है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने ज़्यादातर वही सीट जीती हैं जो लेफ्ट का गढ़ था, जो लेफ्ट को वोट देते थे और जिनकी मजबूरी थी टीएमसी को एक्सेप्ट करना। लेकिन 2019 में वही सीटें बीजेपी के खाते में गई, जो कि लोग कभी लेफ्ट को दिया करते थे। मतलब कि लोगों ने बीजेपी को एक ऑप्शन के तौर पर बंगाल में देखना शुरू कर दिया है। और अब 2021 के शुरुआती महीनों में चुनाव है और ममता बनर्जी को अपनी कुर्सी जाने का डर है। इस वजह से ममता बनर्जी वही गलतियां कर रही है जो वहां लेफ्ट ने की थी। ममता बानो के राज में बंगाल में गैर कानूनी शरणार्थी बसाए जा रहे हैं और वहां पर जो तुष्टीकरण है वह चरम पर है। ममता बानो के लिए बांग्लादेशी मुसलमान दूध देने वाली गाय हैं। इस तरह से पूरी तरह से जो बंगाल हैं, जो बंगाली लोग हैं, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहाँ के लोग परेशान हैं कि उनकी नौकरियां बांग्लादेशी मुस्लिमों को दिए जा रही हैं, उनके रिसोर्स छीने जा रहे हैं। इसलिए वहाँ की जनता है वो अब बदलाव चाह रही है। लेकिन ममता बानो अगर ये सोच रही है कि वह आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करके
बंगाल जीत लेगी और बीजेपी उससे डर जाएगी, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। देखिए, अगर विचारधारा की बात करें तो कोई भी लालच या डर संघ की विचारधारा को नहीं बदल सकता, और टीएमसी ये बात जानती है कि संघ की विचारधारा को आप लालच देकर या पैसा देकर या डराकर नहीं बदल सकते। जब अटल जी जैसे लोग 40 साल तक विपक्ष में बैठ सकते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक संघी की विचारधारा को आप कैसे बदलोगे। देखिए, अगर विचारधाराओं की बात करें तो इस देश में सिर्फ दो ही विचारधाराएं हैं। एक तो बीजेपी की विचारधारा जो आरएसएस से आती है और उसी विचारधारा की वजह से 2 सीटों से 303 तक आ गई, और दूसरी विचारधारा है लेफ्ट विचारधारा, जो कि एक टेरर विचारधारा है। ये अपने सामने आने वाली हर विचारधारा को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो अलग बात है कि अब ये खुद ही ख़त्म हो चुके हैं। तो इन दोनों विचारधाराओं को आप कभी बदल नहीं सकते। आरएसएस का एक कार्यकर्ता भी उतनी ही मजबूती से खड़ा हुआ रहता है जितना कि लाखों। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि टीएमसी के कई एमएलए और पार्षद बीजेपी में जा मिले हैं। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है वो भला देश को क्या बदल सकता है। उसी तरह से बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस के जो एमएलए हैं या मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं, वो आए दिन बीजेपी में जाते रहते हैं, जबकि आपने कभी भी किसी बीजेपी के सीनियर लीडर को कांग्रेस में जाते हुए नहीं देखा होगा जो संघ से जुड़ा हुआ है। बात यहाँ पर हम संघ की कर रहे हैं। और आप देखिए, वाजपेयी जी का बहुत ही ताज़ा उदाहरण है और बहुत ही पुराने उदाहरण भी हैं, मुझे ताज़ा भी कह सकते हैं, कि वो 40 साल विपक्ष में रहे। इंदिरा गांधी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे। वो चाहते तो कांग्रेस में जाकर अच्छे से अच्छा पद ले सकते थे और मलाई खा सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा, अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। आप उनकी महानता का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार में अपोजिशन लीडर होने के बाद इंदिरा गांधी उन्हें कभी यूएन में भेजती थी और कभी अपना विदेश मंत्री बनाकर विदेशों में भेजती थी, जिससे कि भारत के राजनीतिक संबंध मजबूत किए जा सकें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक संघ की विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, और हर कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि वह अपने हितों को नीचे रखकर राष्ट्र के हितों को पहले दे। तो आप उनकी गर्दन तो काट सकते हैं, लेकिन आप उनकी विचारधारा नहीं मोड़ सकते, जो कि टीएमसी के लिए सच में सिरदर्द बनती जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।